हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश दैया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम कल दूरदर्शी पढ़ रहे थे और दूरदर्शी में हमने क्या देख लिया था। पहले इसके प्रकार देखे थे, दो प्रकार की होती है। पहला देख लिया था अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी देखिए, अपवर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है और इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़े वाला जो उत्तल लेंस होता है वो बिंब की तरफ रखा जाता है और छोटे वाला किसकी तरफ रखा जाता है? नेत्र की तरफ रखा जाता है। तो ये हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था स्टूडेंट, और इसमें हमने इसकी आवर्धन क्षमता निकाली थी और आवर्धन क्षमता की अलग अलग विशेष स्थितियां देख ली थी। अब देखिएगा, इस दूरदर्शी के अलावा दूसरा जो दूरदर्शी है हमारे पास है वो है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी देखिए, नाम से श्योर हो रहा है परावर्तक दूरदर्शी आपके किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? परावर्तन के सिद्धांत पे, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? परावर्तन के सिद्धांत पे। अब फ्रेंड, हम अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में देखा था, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? अपवर्तन के सिद्धांत पे। इसका दूसरा नाम खगोलीय दूरदर्शी भी होता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब ये हमने दोनों के नाम देख लिए, इनमें दोनों में अंतर क्या है वो देखेंगे आगे। इसका आपको पता ही है, इसकी संरचना कैसी होती है इसका देखेंगे। पर इसमें कुछ कमियां थी, आपकी अपवर्तक दूरदर्शी में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आपको क्या काम में लेनी पड़ी? परावर्तक दूरदर्शी। तो वो कमियां क्या थी वो देखेंगे। अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां। पहली थी इसमें गोलीय विपथन का दोष पाया जाता है, का दोष पाया जाता है। अब ये क्या होता है गोलीय विपथन का? देखिए, जो आपकी अपवर्तक दूरदर्शी है उसमें आपका जो अभिदृश्यक लेंस है वो आपको काफी बड़ा लेना पड़ेगा अगर आपको सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कौन सा लेंस? अभिदृश्यक लेंस। अपवर्तक दूरदर्शी में सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस का आकार बहुत बड़ा लिया जाता है, बड़ा लिया जाता है। आकार बढ़ने के कारण, आकार बढ़ने के कारण यह गोलीय लेंस समतलीय रूप लेने लगता है। कैसा रूप लेने लगता है? समतलीय रूप ले लेगा, मतलब प्लेन की तरह हो जाएगा। अब देखिए, गोलीय जो लेंस होता है उसकी खासियत क्या होती है? ये छोटा गोलीय लेंस है, मान लो, समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणों को ये क्या करेगा? फोकस बिंदु पे केंद्रित करेगा। ये इसका गुण होता है। और कोई आएगी तो ये ऐसे फोकस बिंदु पे चली जाएगी और इस पर सारी की सारी प्रकाशीय किरणें कहाँ पहुंचेंगी? फोकस बिंदु पे पहुंचेंगी। पर अगर हम आकार बड़ा ले लेंगे, बहुत बड़ा आकार ले लेंगे, मान लो ऐसे बड़ा आकार से कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, तो इसमें क्या होगा? ये मान लो समांतर प्रकाशीय किरणें इस पे आपतित हो रही हैं। कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से निकल जाएगी, कोई है वो इससे थोड़ा आगे से निकल जाएगी, ऐसे। मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित नहीं कर पाएगा,
सारी प्रकाशीय किरणें हैं वो अलग अलग बिंदु से, अप्रोक्सीमेट मतलब पास पास में होती हैं, पर एक्चुअली वो एक बिंदु से नहीं गुजर पाती हैं, थोड़ा आगे पीछे इससे मुख्य अक्ष पे आपतित होंगी। तो क्या होगा इसमें, और प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, धुंधला बनेगा। प्रतिबिंब धुंधला बनेगा तो क्या होगा, इसमें ये गोलीय विपथन का दोष क्या होता है, पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, गोलीय विपथन का दोष क्या होता है। एक तो ये अपवर्तक दूरदर्शी में ये पाया जाता है आपका। दूसरा देखें स्टूडेंट, दूसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या लिया है, सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और आपने बड़े आकार का विदृश्यक लेंस लिया है। अब बड़े आकार का विदृश्यक लेंस लिया है, उसको आप ट्यूब में फिट करोगे। मान लो कि ये ट्यूब है, उसकी ट्यूब में फिट करोगे, तो मान लो इसमें बहुत बड़ा आकार ले लिया हमने, तो क्या करेंगे हम, बहुत बड़ा आकार ले लेंगे तो क्या करेंगे, उसे ट्यूब में अगर फिट किया आपने तो भी क्या हो जाएगा, वो स्थिर खड़ा नहीं रहेगा। मतलब उसको खड़ा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सहारे की। और अगर आपने लेंस को सहारा देकर खड़ा कर दिया तो क्या होगा, वो पारदर्शी ना रह के अपारदर्शी हो जाएगा और वो आपके काम का नहीं रहेगा। तो दूसरा कारण बता देता हूं मैं, बड़े आकार के अभिदृश्यक, बड़े आकार के अभिदृश्यक लेंस को खड़ा रखने के लिए सहारे की आवश्यकता होगी जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये दो कमियां हैं। पहला, उसमें गोलीय विपथन का दोष पाया जाएगा। दूसरा कि बड़े आकार के अभिदृश्यक लेंस को खड़ा रखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। अब आप बोलोगे संभव कैसे नहीं है, आप मान लो बड़ा लेंस ले लिया आपने और उसको आप खड़ा करके उसको एक तरफ से सहारा देके खड़ा करोगे तो वो अपारदर्शी हो जाएगा, सीधी सी बात है, उसमें अपवर्तन प्रॉपर्ली होगा ही नहीं, और अपवर्तन नहीं होगा तो आपका वो दूरदर्शी है वो काम नहीं करेगी। तो अपवर्तक दूरदर्शी में ये दो कमियां पाई गई। काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि अपवर्तक दूरदर्शी की बजाय परावर्तक दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि परावर्तक दूरदर्शी में ये दोनों कमियां नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाएंगी उसका कारण बता दूंगा कि गोलीय विपथन क्यों नहीं पाया जाएगा और आपका सहारे की आवश्यकता क्यों नहीं होगी। अगर होगी सहारे की आवश्यकता तो भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा, अतः परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें अभिदर्शक है, इस अपवर्तक दूरदर्शी में, उसकी जगह इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, आपके दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। और दर्पण देखिए एक दूसरी सतह पॉलिश की हुई है और पॉलिश वाले की तरफ आप क्या कर सकते हो, उससे सहारा देकर प्रदान खड़ा कर सकते हो। तो कितना भी बड़ा आप दर्पण काम में लो तो आपकी समस्या नहीं आएगी। दर्पण में दूसरा एक तो विपथन का दोष नहीं पाया जाएगा और दूसरा क्या नहीं होगा, आपको उसको सहारा देकर खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको कौन सी दूरदर्शी काम में ले जाती है, परावर्तक दूरदर्शी काम में ले जाती है। दोनों में आपने डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया है। अब हम परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख चित्र देख लेंगे। किरण आरेख चित्र देखिए स्टूडेंट, इसमें काफ़ी टाइप के चित्र बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काफ़ी, पर मैं यहाँ आपको एक सामान्य सा डायग्राम बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ये मान लो किसी परावर्तक दूरदर्शी की ट्यूब है। ये एक परावर्तक दूरदर्शी की क्या दे दी, ट्यूब दे दी। इन भागों को बाहर की तरफ क्या बना दिया, वक्रीय बना दिया। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं दो दर्पण, और यहाँ ये ट्यूब का मुंह दे दिया गया है और यहाँ एक लेंस लगा दिया जिसको क्या नेम दे दिया गया है, ये आपका नेत्रिका लेंस है। कौन सा लेंस है,
नेत्रिका लेंस, जो कि छोटा होता है, सबको पता है आपको, नेत्रिका लेंस है। अब इसमें इधर यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस आपको शो हो रहा होगा। तो अब ये आपकी बन गई व्यवस्था क्या, परावर्तक दूरदर्शी बन गए, मतलब अभिदर्शक लेंस के स्थान पे आपका कौन सा लेंस प्रोवाइड करा दिया गया, उत्तल लेंस। अब देखिए अगर बिंब अनंत पे स्थित है तो बिंब अनंत पे स्थित है तो आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी। एक ऊपर की तरफ यहाँ आपतित करवा दी, एक नीचे की तरफ यहाँ आपतित करवा दी। ये दो प्रकाशीय किरणें आपतित हुई, ये यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पहुँचेगी और ये दूसरी परावर्तित होकर इधर से यहाँ से परावर्तित हुई यहाँ पहुँचे, और यहाँ से पुनः परावर्तन होगा और वो कहाँ पहुँचेगी, नेत्रिका लेंस पे पहुँचेगी और यहाँ आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका बन गया है कौन सी, परावर्तक दूरदर्शी का डायग्राम, किरण आरेख चित्र बोल सकते हो, परावर्तक दूरदर्शी। इसे आप दे सकते हो क्या, उत्तल लेंस। मतलब इसमें साथ में और दो अवतल लेंस भी काम में लिए गए हैं। थोड़ा नॉर्मल से अवतल लेंस हैं, मतलब थोड़ी बहुत वक्रीयता इनमें पाई जाएगी। तो ये आपका दूरदर्शी का पूरा पार्ट है वो आपका कंप्लीट है। अब अगर इसकी आपको इसकी भी आवर्धन क्षमता काम में लेनी हो तो इसकी आवर्धन क्षमता m से दर्शाई गई और वो क्या हो जाएगी, -f/f ही आ जाएगी। सेम फॉर्मूला होगा, न्यूमेरिकल में काम में आती है। बाकी इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह है नहीं आपके सिलेबस में, या फिर दिया ही नहीं जाता है, नॉर्मल सा सीधा सा है, आपको डेरिवेशन अपवर्तक दूरदर्शी का ही पढ़ा जाता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये अपना दूरदर्शी वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रकाशीय युक्ति, और वो आपके सिलेबस में दे रखी है नेत्र। ओके स्टूडेंट, अब हम उपकरण देख रहे हैं, प्रकाशीय उपकरण जो नेत्र है, जब मनुष्य के या मतलब किसी भी प्राणी का जो नेत्र है वो एक प्रकाशीय उपकरण ही माना जाता है। ये मतलब इसे बता सकते हैं कि नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जो प्राणियों को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और इसमें कैसे क्या होता है, कैसे इसकी बनावट होती है वो देखेंगे। तो डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इसको आगे देखें। ओके स्टूडेंट, तो ये कॉमन सा नेत्र का जो डायग्राम है वो आपको सामने प्रदर्शित किया गया है। नेत्र का अधिकांश भाग गोलीय होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक कहा जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट इसका सबसे आगे का भाग जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, सबसे आगे का भाग नेत्र का होता है, वो क्या होता है, थोड़ा वक्रीय होता है। कैसा होता है, वक्रीय भाग होता है। नेत्र का सबसे बाह्य वक्रीय भाग जो कि क्या होता है, दृढ़ सतह होती है, दृढ़ सतह होती है, उसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र का सबसे बाह्य भाग और जो कि एक दृढ़ सतह होती है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन इसी में हो जाता है। प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन क्या हो जाता है, इसी में हो जाता है। ये दृढ़ वक्रीय सतह होती है और ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है। स्टूडेंट कैसी होती है, ये वाली सतह है, मतलब कॉर्निया होता है वो आपका पारदर्शी होता है। सबसे बाहर का वक्रीय भाग होता है, सबसे ज्यादा वक्रीय भाग ये होता है, बाकी पूरा भाग गोलक की तरह माना जाता है, नेत्र गोलक माना जाता है। उसका सबसे वक्रीय भाग होता है, दृढ़ सतह होती है एक, इसमें अधिकांश अपवर्तन प्रकाश का इसी में होता है, और ये कैसे होती है, पारदर्शी होती है। इसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। तो इनकी डेफिनेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग होता है, इसे ये अपारदर्शी भाग होता है। पीछे जस्ट आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, आईज में आप देखोगे, किसी की आई में भी देखोगे तो आपको ब्लैक पीछे का पार्ट दिखाई देता है, वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। अपारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के मध्य में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। क्या होता है, ये छिद्र है, इसे क्या कहा जाएगा, इस छिद्र को पुतली कहा जाता है। और पुतली से होते हुए जो आपका प्रकाश होता है वो नेत्र के क्या, लेंस पर आपतित होता है। अब देखिए आपके यहाँ ये वाला एक भाग बन गया है, इसका एक पार्ट बोल सकते हो, सेगमेंट बोल सकते हो। इस वाले भाग में और आपका एक द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, जलीय द्रव कहा जाता है। ये जलीय द्रव क्या होता है, ये नॉर्मल पानी जैसे ही और एक लिक्विड होता है, थोड़े बहुत अन्य उसमें पदार्थ मिले हुए रहते हैं। जलीय द्रव इसका दूसरा नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर टेक्निकल नेम में इसे एक्वस ह्यूमर बोलेंगे, बुक में दिया हुआ है तो आप लोग उसे देख सकते हो।
वो आपको देखना जरूरी है। ये एक्वेस ह्यूमर क्या करता है, आपके नेत्र की बाह्य आघातों से, बाहर से अगर आपके कोई चोट लग गई तो उससे आपकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, ताकि आपका आइरिस डैमेज ना हो, आपका लेंस डैमेज ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बीच में यहाँ एक्वेस ह्यूमर भरा हुआ रहता है। उसके बाद स्टूडेंट ये वाली, यहाँ पे देखिए ये है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, ये है लेंस, नेत्र लेंस। ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो कि कैसे पदार्थ से बना हुआ होता है, उत्तल लेंस होता है, और ये जेली पदार्थ से बना हुआ होता है, जेल जैसा पदार्थ होता है, मतलब बिल्कुल सख्त नहीं होगा ये। इसका आकार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आकार कम ज़्यादा करने के लिए सिलियरी मांसपेशियों से ये जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ये एक तरीके से इसको आधार कौन प्रदान करेंगे, सिलियरी मांसपेशियाँ प्रदान करेंगी। और ये सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, नेत्र लेंस की जो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुसार इसकी फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे नेत्र लेंस की क्या कहा जाता है, सस्मंजन क्षमता कहा जाता है। उधर मैं परिभाषा आपको बता दूंगा, अकोमोडेशन पावर कहा जाएगा। उसके बाद पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है, यहाँ ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, रेटिना। और रेटिना पे किसका निर्माण होता है, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा, रेटिना होगा। देखिए रेटिना प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं के द्वारा, प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का बना होता है। अब इन कोशिकाओं के काफ़ी के नाम होते हैं, पर अपने फिजिक्स में इतना इंक्लूड नहीं होता है। बाकी बायोलॉजिकल पार्ट है तो बायोलॉजी में आप देख सकते हो अगर किसी को स्टडी करना हो। बाकी इसमें अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का बना होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये पीछे का पार्ट रेटिना, इधर का ये पार्ट आप जिस तरह, बीच में एक इसमें और भाग होता है, ये वाला भाग होता है। इस भाग में जो द्रव भरा हुआ रहता है, एक उसे क्या कहता है, कच्छाप द्रव कहा जाता है, या इंग्लिश में गए तो वाइट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और ये कच्छाप द्रव क्या होता है, नेत्र गोलक को इसका आकार प्रदान करता है। मतलब ये वाला द्रव बहुत इंपॉर्टेंट है, नेत्र गोलक को इसका आकार प्रदान करेगा। लास्ट में यहाँ शो किया गया है कि ये नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका संपर्क प्रकाशीय तंतुओं से होता है। प्रकाशीय तंतु आगे जाके कहाँ पे, ब्रेन से, दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। और ये ब्रेन में यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा उसको दिमाग को, आपके ब्रेन को क्या कराएगा, विजुअलाइज कराएगा, आभास कराएगा, और आपको वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी। तो ये नेत्र का एक सामान्य जानकारी अपने इंक्लूड है फिजिक्स में। तो सामान्य सी संरचना है, इसके बारे में इसका आपको बता दिया गया है। कोई समस्या हो तो आप इसके बारे में पूछ लीजिएगा। अब इसमें नेत्र की सस्मंजन क्षमता आती है, स्मंजन क्षमता। वो इधर परिभाषा लिख देता हूं, नेत्र लेंस का संपर्क सिलियरी मांसपेशियों से होता है, मांसपेशियों से होता है। ये मांसपेशियां नेत्र आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुसार, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुसार, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नेत्र के इस गुण को स्मंजन क्षमता कहा जाता है, सस्मंजन या स्मंजन क्षमता कहा जाता है। तो ये नेत्र से संबंधित आपकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं वगैरह, आपने नेत्र में कौन सा भाग क्या होता है, कैसे इसमें प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश यहाँ से, इसमें क्रियाविधि देखिए, प्रकाश यहाँ से प्रवेश करेगा कॉर्निया से फिर वो प्यूपिल से होते हैं नेत्र लेंस पे आपतित होगा, नेत्र लेंस में उसका फिर से अपवर्तन होगा, और वो कहाँ पे केंद्रित होगा, जो
यहाँ से जो अपवर्तित प्रकाशीय किरणें हैं वो कहाँ केंद्रित होंगी, हमेशा रेटिना पे केंद्रित होंगी और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी और वो प्रकाशीय तंतु की सहायता से वो प्रतिबिंब है वो आपके ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है, दिमाग तक या माइंड तक पहुँचा दिया जाता है, तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये नेत्र से संबंधित परिभाषा थी। अब स्टूडेंट इसमें हम नेत्र से संबंधित कुछ दोष देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स के लिए मान लिया जाए या 10th क्लास के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मान लिया जाए, वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेत्र में कौन सा दोष क्या होता है और उसका समाधान कैसे होता है, तो वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम नेत्र में दोष देखेंगे। दोष क्या होता है कि अगर आपको कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है, मतलब धुंधला आपको दिखाई देने लगता है, तो उससे क्या कहा जाता है, नेत्र में दोष कहा जाता है। और नेत्र में दोष किस वजह से होता है तो वो देखेंगे। तो नेत्र के लिए, किसी भी मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए निकट बिंदु, मतलब इससे पास की वस्तुएं आपको साफ दिखाई नहीं देगी, जिसे निकट बिंदु कहा जाता है। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट। और दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु होता है आपको अनंत, इन्फानाइट होता है। बच्चों की जो सिलेरी मांसपेशियां होती है वो बहुत मजबूत होती हैं, तो बच्चों के लिए निकट बिंदु बहुत पास में होता है। निकट बिंदु मतलब उनको काफ़ी स्पष्ट दिखाई देगा, 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक भी अगर आप उसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा स्टूडेंट। तो बच्चों के लिए ये पास में होता है। जबकि बुजुर्ग लोगों की सिलेरी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनका नेत्र है, नेत्र गोलक है, उनका आकार में थोड़ा क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी वजह से उन्हें निकट बिंदु उनका दूर चला जाता है काफ़ी। निकट बिंदु बुजुर्गों के लिए दूर बिंदु, सॉरी निकट बिंदु वो 1 मीटर तक चला जाता है। तो ये नेत्र में दोष होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, सिलेरी मसल्स की जो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं बुजुर्ग लोगों की, इस वजह से उत्पन्न होते हैं। उनका नेत्र गोलक का आकार है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से आपके उत्पन्न होते हैं। तो ये कारण है जिनकी वजह से आपके नेत्र में क्या पाए जाते हैं, दोष आपके पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेत्र में कुछ मुख्य प्रकार के दोष हम पढ़ेंगे और नंबर 1 पे आता है निकट दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश में नाम होता है मायोपिया। काफी बार इसे मायोपिया नाम से भी बुला लिया जाता है या निकट दृष्टि दोष। देखिए होता क्या है, इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। मतलब इसमें ये लगता आपको ये कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, दूर की साफ दिखाई देंगी, नहीं, पर उल्टा होता है इसका। निकट दृष्टि दोष वो होता है जिससे निकट की वस्तुएं तो आपको साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें होगा क्या, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना व नेत्र लेंस के बीच में बनता है। ये इससे समस्या पाई जाती है। अब इसका समाधान क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग, इंपॉर्टेंट बात है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है,
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे क्या होता है वो दोष और दोष का संशोधन दोनों डायग्राम देखेंगे। ये मान लीजिए आपका कोई नेत्र गोलक है और ये इसका नेत्र लेंस है। इस प्रकार से नेत्र लेंस शो कर दिया। यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे एक प्रकाश से किरण जैसे सीधी गई, एक प्रकाश से किरण दोनों सिरों पे आपतित हुई। ये अपवर्तन के पश्चात जानी कहाँ पे थी? रेटिना पे। पर ये आपका रेटिना है और ये आपका नेत्र लेंस। बनना प्रतिबिंब कहाँ चाहिए था? रेटिना पे बनना चाहिए था, जबकि बन कहाँ पे गया? आपका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में बन गया। तो इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ये आपका निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र बता देंगे, नेत्र। अब इसका समाधान करने के लिए हमें इन प्रकाशीय किरणों को क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और प्रकाशीय किरणों को फैलाना पड़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट? इसके अंदर प्रकाशीय किरणों को आप फैलाने के लिए, और फैलाने के लिए अभिसारी लेंस मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सब जानते हो। इस हिसाब से यूज किया जाएगा लेंस कि आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लग जाए? वापस रेटिना पे बनने लग जाए। तो अब इसका संशोधन करने के लिए आपका यह नेत्र गोलक ले लिया, ये आपका उत्तल लेंस है, इसका नेत्र लेंस। ये आपका यहाँ पे वस्तु है, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बता दो। और यहाँ रख दिया मैंने एक क्या? अवतल लेंस। अब यहाँ से जो प्रकाशीय किरणें सीधी जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, यहाँ जो जाएगी वो ऐसे थोड़ा सा फैलेगी, फिर यहाँ आपतित होगी, मतलब पहले यहाँ अपवर्तन होगा और फिर वो कहाँ पहुँच जाएगी? आपके रेटिना पे पहुँच जाएगी। ऐसे इस प्रकार से ये फैलाएगा और कहाँ पहुँच जाएगी प्रकाशीय किरणें? रेटिना पे पहुँच जाएगी। इस प्रकार क्या होगा? ये अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा? निवारण। निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो ये स्टूडेंट आपने निकट दृष्टि दोष देख लिया। उसमें क्या समस्या आती है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना व नेत्र लेंस के मध्य बनेगा। इस दोष का निवारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस के लिए कैसे क्या होता है? ये आपका निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है और इसका समाधान से युक्त डायग्राम है। नेक्स्ट देखेंगे हम दूरदृष्टि दोष। ओके स्टूडेंट, दूसरे नंबर का दोष हमने लिया है वो है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जबकि पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं क्या होती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। नेत्र में यह दोष, नेत्र में यह दोष नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण होता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग किया
जाता है। देखिए डायग्राम बना लेते हैं इधर। ये आपका एक नेत्र गोलक हो गया है और ये क्या हो गया आपका नेत्र लेंस। ये यहाँ कोई बिंब स्थित है, इससे एक प्रकाश की किरण निकली तो सीधी निकली है, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। एक प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई और ये यहाँ आपतित हुई, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, फोकस दूरी बढ़ गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से आगे बनेगा, मतलब प्रकाश की किरणें यहाँ केंद्रित होंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, जो क्या होगा आपको धुंधला दिखाई देगा। जबकि वास्तविकता में प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, रेटिना पे ना बन के दूर बन रहा है, मतलब प्रकाश की किरणें ज़्यादा फैल जाएंगी। इसमें फैलने की वजह से क्या होगा कि आपका प्रतिबिंब है वो आपको धुंधला दिखाई देगा, जिससे आप क्या बोल सकते हो, दूरदृष्टि दोष बोल सकते हो। क्या लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब देखिए स्टूडेंट, इसका समाधान क्या होगा। देखिए प्रकाश की किरणों को पास में लाना है, इकट्ठा लाना है ताकि वो रेटिना पे केंद्रित हो सके, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो वो कैसे क्या होगा देखेंगे। ये आपका एक नेत्र गोलक है और ये इसका नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। अब इसके सामने एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया हम लोगों ने और अब इसका समाधान हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट बना, एक प्रकाश की किरण सीधी निकली, बिना अपवर्तन के निकल जाएगी, दूसरी यहाँ आपतित हुई, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये इस प्रकार से कहाँ पे केंद्रित कर दी जाती है, रेटिना पे। इस प्रकार से ये रेटिना पे केंद्रित हो जाएंगी। इस प्रकार से। और ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की सहायता से और आप दूरदृष्टि दोष को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। लिख देता हूँ यहाँ, दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो स्टूडेंट ये आपने नेत्र से संबंधित और कुछ उससे दोष पढ़े। अभी देखिए बाकी के जो दो दोष हैं नेत्र के, या 2 या 3 जो भी आगे दिए गए हैं, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया वीडियो। तो आप इनकी स्टडी कीजिएगा, कोई भी समस्या आए तो पूछिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।